हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम बात करेंगे कि केस स्टडी या केस कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो केस स्टडी क्या होता है? आपने कोई भी एक पर्टिकुलर केस लिया, यानी आपका कोई क्लाइंट है, चाहे आप साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलर हो या आप एक स्टूडेंट हो, आपने उसमें डीप स्टडी की। ठीक है, उसके बारे में आप रिपोर्ट बनाओगे कि आपने आखिर क्या स्टडी की, क्या जानकारी आपको प्राप्त हुई। तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? केस स्टडी कहलाती है। जैसे मैंने वृद्धाश्रम में एक बुज़ुर्ग से बातचीत की, उनके बारे में जाना, उनको क्या प्रॉब्लम है वो समझा। ठीक है, उनके बारे में मैंने डीप में जानने की कोशिश की कि उनको असल में उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनके जीवन के क्या आधार रहे हैं। तो मैं जो है केस स्टडी बनाऊंगी उस पर्टिकुलरली बुज़ुर्ग के ऊपर। तो मैं उसी को रेफरेंस में लेके स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है, जिस पर आपने केस स्टडी की है। सबसे पहले लिखते हैं हम विषय। ठीक है, विषय में क्या लिखेंगे? वृद्धाश्रम में निवासरत एक वरिष्ठ नागरिक के केस स्टडी एंड केस कॉन्फ्रेंस का विश्लेषण। तो आप यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक की केस स्टडी की जगह एक स्टूडेंट के ऊपर लिख सकते हो कि आपने विद्यालय में अगर किसी स्टूडेंट के ऊपर किया है। कोई मूक बधिर के ऊपर कर सकते हो। अगर आपने किसी कपल की काउंसलिंग की है, केस स्टडी की है, उसके बारे में लिख सकते हो। मतलब जो भी, जिसके बारे में भी आपने, जिस केस को आपने हाथ में लिया है उसके बारे में लिख सकते हो। उसके बाद आता है प्रस्तुतकर्ता, जो यहाँ पे आपका नाम आएगा। पाठ्यक्रम, यहाँ पे आपका कोर्स का नाम आएगा। ठीक है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा का गाइडेंस काउंसलिंग कर रहे हो वो आ जाएगा। संस्थान, यहाँ पे जैसे किस यूनिवर्सिटी से आपने किया वो आएगा। और यहाँ पे तिथि, मतलब जिस तिथि को आप प्रस्तुत कर रहे हो, अपनी केस स्टडी सबमिट कर रहे हो, वो आएगा। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? तो ये रिपोर्ट एक वृद्धाश्रम में रह रही बुजुर्ग महिला पर आधारित है। केस स्टडी और केस कॉन्फ्रेंस की प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत कर रही है। इसका उद्देश्य मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के संदर्भ में परामर्श, हस्तक्षेप की प्रक्रिया को समझना है। ठीक है, ये आप इस तरीके का लिखोगे। ये अध्ययन हमें वास्तविक जीवन के परिप्रेक्ष्य में केस को समझने, दस्तावेज करने और अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का समाधान निकालने में सहायता करता है। ये हो गई आपकी प्रस्तावना, है ना, कि किस तरीके से इस केस के थ्रू आपको आपके जीवन काल में और एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको मदद मिलेगी। इसके बाद अपन बात करेंगे केस स्टडी के विवरण की, कि हम केस स्टडी का विवरण कैसे देते हैं। तो केस स्टडी के विवरण में क्या आता है? जिस पे आपने केस स्टडी की है उसका नाम आएगा। जैसे मैंने लिखा है श्रीमती सरला देवी। ये क्यों चेंज करके लिखा? कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। कभी भी जो आपके सब्जेक्ट है उनका हमेशा विवरण कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, है ना, मतलब छुपा हुआ होना चाहिए, सबके सामने उजागर नहीं होना चाहिए। उम्र लिखेंगे, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, पिछला व्यवसाय, प्रवेश की तिथि और कारण। कारण यानी किसके द्वारा उनको ये दशा में आना पड़ा, क्यों वो आज वृद्धाश्रम में है, इस तरीके से। फिर उनकी प्रमुख समस्याएं क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे हम। तो हमने देखा कि अकेलापन, भावनात्मक असुरक्षा, स्मृति की कमी, संवाद में झिझक, क्योंकि जब वो बात कर रही थी तो हिचकिचा रही थी, बात नहीं कर पा रही थी, कुछ चीज़ उन्हें याद नहीं थी, नींद ना आना, अवसाद के लक्षण, ये सारी प्रमुख समस्याएं उनके अंदर देखने को मिली। तो प्रारंभिक मूल्यांकन से स्पष्ट हुआ कि सरला देवी गहरे मानसिक तनाव से गुजर रही हैं। उसके बाद में परामर्श, हस्तक्षेप। इसमें क्या आता है? हमने जो पहला सेशन लिया, पहला सत्र इसको बोलते हैं, उसमें किया विश्वास कायम करना और प्राथमिक संवाद, यानी कि एक रैपो एस्टेब्लिशमेंट करना, है ना, ताकि वो आप पे विश्वास कर सके, उनको थोड़ा कंफर्ट फील कराओ। एक इनिशियल कि उनका नाम, वो किस तरह का इंटरेस्ट रखती हैं, इस तरह का प्राथमिक संवाद करेंगे। फिर दूसरा सेशन यानी दूसरे सत्र में हमने क्या किया? भावनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया, ताकि वो आपके सामने खुलकर बातें कर पाए।
तीसरे सत्र में हमने अतीत की सुखद स्मृतियों को साझा करने की कोशिश करी। ठीक है, हमने रेमिनिसेंस थेरेपीज को कहा जाता है, जो अच्छी यादें थी अतीत की, वो हमने उनको कोशिश की कि वो उसको हमें शेयर करें। चौथे सत्र में हमने क्या किया, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरणा दी, क्योंकि वो क्या थी, तनाव से गुजर रही थी और वो मतलब भाग नहीं लेती थी किसी भी चीज़ में, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, कोई प्रोग्राम होता तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। तो हमने उनको मोटिवेट किया ताकि वो पार्टिसिपेट करें, लोगों के साथ सोशल हो, तो उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। प्रत्येक सत्र के अंत में उनकी भावनात्मक स्थिति में हल्का सा सुधार देखा गया। ये आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, केस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था हमारा, ठीक है, ये लिखेंगे। तो आपका जैसे जो भी उद्देश्य रहा हो, जैसे स्टूडेंट के ऊपर रहा हो, है ना, जिस भी आपने उसके ऊपर किया, और मैं यहाँ पर मैंने जैसे बुज़ुर्ग के ऊपर किया है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, केस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य बहुअनुशासनात्मक टीम द्वारा केस की विस्तृत समीक्षा करना, संभावित हस्तक्षेपों की योजना बनाना, इसमें परामर्शदाता, डॉक्टर, देखभालकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल रहते हैं। इस केस में कॉन्फ्रेंस द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा हुई, जैसे क्या सरला देवी को औषधीय उपचार की आवश्यकता है, ठीक है, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी दिनचर्या में सुधार कैसे किया जाए। तो इस तरह के प्रश्नों को हमने इन्वॉल्व किया और इसका उत्तर ढूंढने में हमने कोशिश की। उसके बाद आती है केस कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया। दिनांक आप डालोगे, स्थान, है ना, कहाँ पे आपने ये स्थान चुनाव किया, जैसे वृद्धाश्रम का मीटिंग हॉल। उपस्थिति, परामर्शदाता कौन थे, डॉक्टर कौन था, देखभाल मतलब जो देखभाल करते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता, उनके नाम डालोगे। इनके साथ में तो आप इन प्रश्नों के आप सजेशंस लोगे ना, उसके बाद ही आप प्रेफर करोगे कि उनको अगर किसी काउंसलर की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, उनकी देखभाल दिनचर्या में परिवर्तन कैसे आएगा। उसके बाद प्रमुख विषय क्या रहा इन लोगों के, जब उपस्थिति में आपने मीटिंग हॉल में, जब वृद्धाश्रम के मीटिंग हॉल में एक मीटिंग ली, तो प्रस्तुत विषय क्या थे, मानसिक स्वास्थ्य का अवलोकन, दवाओं की समीक्षा, दैनिक गतिविधियों की रिपोर्ट। तो ये सारे आपके जो रहे वो मेन टॉपिक थे जिसमें आपने डिस्कशन किया होगा। उसके बाद में आता है केस कॉन्फ्रेंस के निष्कर्ष। तो केस कॉन्फ्रेंस का निष्कर्ष क्या आया, सरला देवी को हल्के अवसाद के लिए औषधीय सहायता दी जा सकती है ना, उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में जोड़ा जाना चाहिए, एक साथी मित्र योजना के तहत एक बुजुर्ग महिला के साथ संबंध बढ़ाया जाए, और साप्ताहिक सुनो बोलो सत्र में उनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इस तरह के जो है निष्कर्ष निकल के सामने आए। फिर है मूल्यांकन और प्रगति, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दे दिया उसके बाद में आपने छोड़ दिया, आपको कोई मतलब नहीं, आपको उसका एवेल्यूएशन भी तो करना पड़ेगा ना, कि आपने जो दवाएं दी हैं वो सही जा रही हैं कि नहीं, आपने जो सॉल्यूशंस दिए हैं वो सही जा रहे हैं कि नहीं, क्या प्रोग्रेस है। तो 3 सप्ताह के भीतर सरला देवी की स्थिति में निम्न सुधार हुए, वार्तालाप की इच्छा में उनकी वृद्धि देखी गई, दूसरों के साथ भोजन में सहभागिता, हंसी मजाक में भागीदारी और संगीत कार्यक्रम में रुचि। तो उनकी मनोदशा पहले से अधिक संतुलित दिखाई देती है। ये आपने क्या हुआ, आपने जो काउंसलिंग की, आपने जो सजेशंस दिए, उसके आधार पे उनकी मानसिक स्थिति में सुधार होता दिखा। लेकिन इसमें कोई चुनौतियाँ भी आई होंगी और फिर आपने उसका समाधान भी किया होगा। तो चुनौतियाँ क्या क्या थीं, प्राथमिक संवाद में वो हिचक रही थी, शुरू में वो बातचीत करने में उनको संकोच लग रहा था, परिवार से भावनात्मक दूरी थी उनकी, सामाजिक पहलुओं में आत्मनिर्भरता की कमी थी। सामाजिक पहलुओं में उनका यही प्रॉब्लम था कि वो भाग नहीं लेती थी, सामाजिक चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं रहती थी। उसके बाद में समाधान आपने क्या निकाला, लगातार शस्त्रों पे आपने उनका विश्वास जीता, सहानुभूति और सक्रिय श्रवण जो रहता है उससे उनको जुड़ाव अपनी तरफ किया, धीरे धीरे गतिविधियों में भागीदारी लेने के लिए उनको बढ़ावा दिया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, लास्ट में आपको निष्कर्ष भी लिखना है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये केस स्टडी और कॉन्फ्रेंस अनुभव अत्यंत शिक्षाप्रद रहा,
वृद्धाश्रम में परामर्श केवल चिकित्सा का माध्यम नहीं है, बल्कि सहानुभूति, संवाद, सामाजिक पुनर्योजन का आधार बनता है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि बहुअनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो वृद्ध व्यक्ति की स्थिति में सुधार उल्लेखनीय होता है। तो इस तरीके से आपको पूरी अपनी रिपोर्ट बनानी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, निष्कर्ष लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आपने क्या कुछ किया है। अभी आप चैनल को लाइक कर देना, वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी वीडियोस हैं वो आप मुझे बता सकते हैं कि किस विषय पे आपको वीडियोस चाहिए, तो वो मैं बना दूंगी। बाकी मैं कंटिन्यूएशन में ये वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड बाय।